हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अव्यय। तो अव्यय के बारे में हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को आपको मैं बताने वाली हूं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी थोड़ा सा तबीयत डाउन है, तो अगर आवाज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस लगे तो मैनेज करना, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्ब, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अव्यय की। तो अव्यय जो हैं ये अव्ययकारी शब्द होते हैं। अव्यय क्या होते हैं? अव्ययकारी शब्द होते हैं। और अव्यय मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और आपके सामने हैं संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। ये 5 प्रकार के अव्यय होते हैं। कौन कौन से? रिपीट कर लेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। अब आपको मैं बता दूं कि निपात को हम डिस्कस कर चुके हैं। निपात के बारे में लास्ट डे यानी कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से निपात समझ में आया होगा। आप लोगों ने कमेंट भी बहुत प्यारे प्यारे किए थे, तो मुझे नहीं लगता कि निपात से आपका कोई भी डाउट रहा। और इसके अलावा क्विज में भी आप लोगों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। नेट प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट जो है इशू नहीं कर पाई थी मैं, बट आपका मुझे पता था कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आने वाला था, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्विज को, प्रतियोगिता को सॉल्व किया था। तो आज हम बात करेंगे क्रिया विशेषण अव्यय की और संबंध बोधक अव्यय की। 2 अव्ययों को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2 आपके बाकी रहेंगे, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम अव्यय की बात करें तो ऐसे अव्ययकारी शब्द होते हैं जिन पर किसी भी लिंग, किसी वचन, किसी जाति से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यय क्या होंगे? अव्ययकारी शब्द। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि अव्ययकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी लिंग का, कोई वचन का, कोई विभक्ति का, कोई क्रिया, किसी भी कर्ता कर्म किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो ज्यों की त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रयोग किए जाते हैं सबके साथ में। चाहे आप स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करें तब भी उनका रूप वैसा ही रहेगा, पुल्लिंग के साथ में करें तब भी उनका रूप वैसा ही रहेगा। तो इस बात को और बेहतर तरीके से हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अव्यय में क्रिया विशेषण अव्यय की, क्योंकि आज की वीडियो में हम क्रिया विशेषण अव्यय को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो अव्यय होते हैं ये अव्ययकारी शब्द होते हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार आपके सामने हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। तो बनने वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से रेडी होता है कि अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय जो होते हैं वो अव्ययकारी शब्द होते हैं जिनमें किसी लिंग, वचन, जाति, विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा क्वेश्चन आपका रेडी होता है कि अव्यय जो होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। अगर तीसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से कौन सा अव्यय का प्रकार नहीं है। तो यहाँ आपके सामने इनमें से 3 ऑप्शन दिए होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं होगा, तो वही आपको करेक्ट करना है। तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय की, पहले प्रकार की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय जो होते हैं वो भी अपने आप में 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय कौन से होते हैं। आपने पढ़ा था विशेषण। विशेषण को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था और क्विज भी कराई थी। तो विशेषण क्या होंगे? जो संज्ञा, सर्वनाम, ऐसे शब्दों की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। या ये कहें कि जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। लेकिन आपके सामने यहाँ क्या दिया है? क्रिया विशेषण। क्या दिया गया है? क्रिया विशेषण। अब आपने जाना कि विशेषण क्या होंगे? जो संज्ञा की विशेषता बताएंगे, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, इनकी विशेषता जो बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। या किसी भी चीज़ की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण, अब विशेषण के आगे क्या लगा हुआ है? क्रिया। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता। क्योंकि जो शब्द है वो सीधा सीधा ये कह रहा है आपसे कि क्रिया विशेषण, ठीक, क्रिया विशेषण, क्रिया प्लस विशेषण। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो इसके यहाँ पर स्टेटमेंट देख लीजिए। जो अव्यय या अव्ययकारी शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आई बात समझ में? दूसरा है स्टेटमेंट आपके सामने, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्दों को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं कि हमारी क्रिया किस तरीके से हो रही है। जैसे मान लीजिए मोहन खाता है, या मैं ये कहूँ कि खाता है, ठीक है, खाता है, सीधी बात अगर आपसे कहूँ तो ये खाता जो है यहाँ क्रिया है, खाना क्या है? क्रिया।
और इसकी अगर हमें विशेषता बतानी है कि खाता है, कैसे खाता है, धीरे धीरे खाता है, कैसे खाता है, धीरे धीरे खाता है, जल्दी जल्दी खाता है ना, और या फिर ये कहें कम खाता है, ज़्यादा खाता है, बाद में खाता है, पहले खाता है, तो ये जो शब्द आ रहे हैं ये क्या हैं, क्रिया विशेषण अव्यय हैं। क्या हैं, क्रिया विशेषण अव्यय हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा जो अव्यय या अव्ययकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सीधा समझ में आया कि क्रिया की विशेषता मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता मतलब क्रिया विशेषण अव्यय। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये क्रिया विशेषण है ये अपने आप में अविकारी शब्द है, अव्यय है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिया विशेषण शब्द विकारी है या अविकारी है। तो ध्यान रखना है कैसा है, अविकारी। 5 ही प्रकार के होते हैं ये अव्यय, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो क्रिया विशेषण हैं ये 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। कौन कौन से होते हैं, कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची और रीतिवाची। ठीक है, कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची, रीतिवाची, 4 प्रकार के हो गए, कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची और रीतिवाची। अब क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा आपसे, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, क्रिया विशेषण अव्यय निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय का प्रकार नहीं है। तो आपको ऑप्शन में देगा कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची और एक कोई और दे देगा अपने मन से बना के, या इनमें से कोई नहीं। जैसे मैं आपको कंफ्यूज करती हूँ क्विज में, इनमें से कोई नहीं देकर आपको लगता है ये तो फालतू में दे दिया और आप सही में से टिक मार जाते हैं। ये सीक्रेट था, अब मैंने बता दिया, अब मैं कोई दूसरा तरीका यूज करूंगी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन जब ये बने कि क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा प्रकार नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये पता होगा ना कि कौन कौन से प्रकार हैं, तो जो नहीं है वो आपको इजीली पता लग जाएगा। तो कौन कौन से प्रकार हैं, कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची और रीतिवाची। कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची और रीतिवाची, ये किसके प्रकार हैं, क्रिया विशेषण अव्यय के। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके कि कालवाची जो क्रिया विशेषण है वो कौन कौन से होते हैं, स्थानवाची में किस तरीके के शब्द आएंगे, परिमाणवाची में और रीतिवाची में, और इनके नाम का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, मीन्स क्या है, आप किस तरीके से सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए यहाँ पर कालवाची से मतलब है काल और समय का बोध कराए। आपको पता है कालवाची, ये क्या लिखा हुआ है, कालवाची। ठीक है, क्या लिखा है, कालवाची। तो काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब क्या होता है, समय, और वाची का मतलब होता है कहना। ठीक, कहना या बताने वाला। तो कालवाची का मतलब क्या हुआ, समय, कहना, यानी कि जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, जो हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य में किसका, क्रिया विशेषण अव्यय का, वो क्रिया विशेषण अव्यय अगर समय का बोध कराते हैं, समय को कहते हैं, समय के बारे में बताते हैं, तो वो कौन से होंगे, कालवाची क्रिया विशेषण। अब देख लीजिए ये कौन कौन से होते हैं, इसमें आपके सामने कल, आज, परसों, फिर, अभी, अब, कब, फिर, कभी, अभी, अभी अभी, हमेशा, इसके बाद, उसके बाद, तत्पश्चात, तत्पश्चात और उपरांत, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे। कौन से शब्दों का, क्रिया विशेषण अव्यय का। ठीक है, जैसे मैंने कहा आएगा। ठीक, क्या कहा मैंने, आएगा। तो आएगा क्या है, क्रिया है, आना क्या है, क्रिया है। मैं कहूँ कल आएगा तो क्या हो गया, ये कल आएगा, तो ये क्या हो गया, अव्यय। अगर आपसे पूछा जाए कल आएगा, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, ठीक, कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है, कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है, तो आप क्या बताएंगे, कालवाची क्रिया विशेषण, क्योंकि समय का बोध करा रहा है, काल का बोध करा रहा है। तो कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय हुआ, कालवाची क्रिया विशेषण। वह कल जाएगा या वह जाएगा, वह कल जाएगा, या वह को हम हटाएंगे। मैं पता पूरा सेंटेंस क्यों नहीं बोल रही कि वह कल जाएगा, राम धीरे धीरे खाता है, इस तरीके से मैं क्यों नहीं बोल रही, उसका भाई जल्दी जल्दी दौड़ता है, इस तरीके से मैं क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि मुझे अभी आपको संबंध बोधक अव्यय भी बताना है, और मैं डिफरेंस बताऊंगी कि क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय में क्या डिफरेंस है। इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि बाहर जाओ, क्या लिया एग्जाम्पल, बाहर जाओ। ठीक है, ये लिया बाहर जाओ। तो ये बाहर जाओ क्या है, यहाँ जाना क्या हो गया, क्रिया। जाना क्या हुआ आपके सामने, क्रिया हो गया, क्या हो गया, क्रिया। ठीक,
और आपको पता है, जैसे मैं कह रही हूँ बाहर जाओ, अंदर आओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, तो ये क्या है? ये स्थान है। ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर, ये क्या है? स्थान। तो अगर आपसे ये कह दिया जाए कि बाहर जाओ, इस वाक्य में जो अब ये क्रिया विशेषण है ये कौन सा है? तो आप बताएंगे स्थानवाची, क्योंकि स्थान का बोध करा रहा है। अगर मैं कहूँ कल आओ, क्या कहूँ? कल आओ, या कल आज जाओ, ठीक है, इस तरीके से अगर हम यूज करेंगे तो ये कौन से हो जाएंगे? कालवाची। तो कालवाची आप समझे, स्थानवाची समझे। स्थानवाची को देख लीजिए, जो स्थान का बोध कराएं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्थानवाची क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पर मैंने काल लिखा था, उसी तरीके से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? स्थानवाची। क्या लिखेंगे? स्थान। और यहाँ पर हम लिख देंगे जगह। क्या लिख देंगे हम? जगह। स्थान का मतलब क्या हुआ? जगह। तो स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय क्या होंगे? जिनसे हमें किसी भी जगह का, किसी स्थान का बोध होगा, किसी जगह, किसी स्थान का बोध होगा, तो वो कौन से क्रिया विशेषण अव्यय होंगे? स्थानवाची क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल्स देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। जैसे दाएं, बाएं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, इधर, उधर, किधर, और, उस ओर, जहां, वहां, तहाँ, कहाँ। ठीक है, इस तरीके के अगर शब्दों का प्रयोग होगा तो ये स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ऊपर, नीचे, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, कहाँ, तहाँ, जहाँ, ये क्या है? स्थान है। तो ये कौन से क्रिया विशेषण अव्यय हुए? स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय। फ्रेंड्स, आपने अब तक ये तो पढ़ा होगा कि क्रिया विशेषण अव्यय कौन से होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। लेकिन ये सीधा सीधा क्वेश्चन, इतना इजी तरीके से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अब खत्म हो चुका है। एग्जामिनर को पता है कि आप रटी रटाई चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर आपको इस भीड़ से आगे आना है, इस भीड़ से अलग होना है, तो आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि एग्जामिनर जो जितना स्मार्ट है उससे ज़्यादा स्मार्टनेस आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अब तक क्या है कि आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि क्रिया विशेषण अव्यय कौन से होते हैं, या क्रिया विशेषण अव्यय इसमें कौन सा है, तो आप सीधा सीधा बता देते हैं कि ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ। तो ये जो अव्यय शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं वही हमारे क्रिया विशेषण अव्यय हैं। धीरे धीरे, ऊपर, नीचे, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय हैं। लेकिन अब एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। अब उसने क्या पूछना है आपसे कि बाहर जाओ। इस वाक्य में जो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है वह कौन सा क्रिया विशेषण है, किस क्रिया विशेषण भेद के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय। क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनर जो है वो चाहता है कि आपके नंबर किसी भी तरीके से कटें और आपको भीड़ से बाहर कर दिया जाए। ठीक, आपको भीड़ जो है उस भीड़ में शामिल कर दिया जाए। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी होती हैं बहुत कम और फॉर्म भरे जाते हैं बहुत ज़्यादा, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बैठते हैं, लेकिन एग्जामिनर को चाहिए कि वो मक्खन मक्खन निकालें। तो मैं चाहती हूँ आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें ऐसा आप पढ़ें कि आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बस मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करें, ना कि आपको डीप पढ़ने की ज़रूरत पड़े। और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ हो सके तो उसके शॉर्ट नोट आप बनाते चलिए। शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलेंगे तो वह आपके लिए आगे रिवीजन के लिए भी काम आएंगे। अन्यथा आप नहीं भी बना रहे हैं तो मैं आपके लिए टाइम टाइम पर रिवाइज कराती रहूँगी। जैसे हमारा कल जो है संडे है और संडे को मैंने आपके लिए मेगा टेस्ट रखा है। जितना मैं पिछले संडे से और अब तक पढ़ा चुकी हूँ उसका मैं आपके लिए टेस्ट रख रही हूँ। तो सभी लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके आएंगे, अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे। और आपकी सुविधा के लिए मैंने जितना भी पढ़ाया उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट को चैनल पे जाके जरूर देखें। सामान्य हिंदी फॉर ऑल एग्जामिनेशन, तो हिंदी का आपका बेहतर स्कोर रहे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, बीपीएससी हो, आरओ एआरओ, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ये जो मैं आपके लिए पढ़ा रही हूँ ये किसी एक एग्जाम को लेकर मैंने टारगेट नहीं किया है, बल्कि ये सभी एग्जाम को टारगेट करके मैं आपके लिए क्लासेस दे रही हूँ। तो इनको आप पूरी देखिए, पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो आई होप कि आपको कालवाची और स्थानवाची समझ में आया होगा। इनके नाम से ही आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि काल का मतलब समय और स्थान का मतलब जगह। जो समय का बोध कराएगा क्रिया विशेषण अव्यय वो कालवाची होगा, जो स्थान का बोध कराएगा वो स्थानवाची होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार आपके सामने है परिमाणवाची। आपको पता है परिमाण क्या होता है? मात्रा। ठीक है, जैसे हमने इसको समझा था वैसे ही हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर परिमाणवाची क्या है? परिमाणवाची।
वाची, ठीक, परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय। मैंने यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय सबके पीछे नहीं लगाया, और सा लगता है आप लोगों को, जैसे सुविधा लगे आप वैसे लिख लेना, ठीक है। परिमाण का मतलब होता है परिमाण का मतलब होता है मात्रा, क्या होता है, मात्रा, ठीक, और वाची का मतलब होता है कहना। तो जो मात्रा को कहे हम उसे कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे, परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। तो परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय मात्रा का ज्ञान कराएं वह हमारे परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इतनी सी बात है, बस समझ में आई होगी आप लोगों को। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है, परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय वे क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं जो अव्यय मात्रा का हमें बोध कराते हैं, मात्रा का हमें ज्ञान कराते हैं, वह हमारे परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इतनी सी बात बिल्कुल क्लियर हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो हैं कौन कौन से ऐसे क्रिया विशेषण अव्यय होंगे जिनसे हम पहचान कर पाएंगे कि ये परिमाणवाची हैं, मात्रा का बोध करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अधिक, बहुत, अल्प, न्यून, कम, ज़्यादा, अत्यधिक, सर्वाधिक, न्यूनाधिक, बूंद बूंद, थोड़ा, अत्यल्प आदि। तो इस तरीके के ये जो शब्द हैं, आपको पता है अधिक, कोई चीज़ की मात्रा कम या अधिक, तो किसका बोध करा रहा है, मात्रा का, ठीक है, परिमाण का। बहुत, अल्प, कम, न्यून, कम, ज़्यादा, अत्यधिक, सर्वाधिक, न्यूनाधिक, बूंद बूंद। ऐसे मैंने कहा बूंद बूंद, ठीक। तो बूंद बूंद क्या है, यहाँ पर किसका बोध करा रहा है, बूंद जो है मात्रा का बोध करा रही है। तो कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय हुआ, परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय। थोड़ा, अत्यल्प, मैं ये कहूँ कि थोड़ा खाता है या थोड़ा खाओ, मैंने कहा था अभी बाहर जाओ, ऐसे ही मैं कहूँ थोड़ा खाओ। तो अगर इसमें पूछा जाए कि थोड़ा खाओ, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है, तो आपको ध्यान रखना है परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा, परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो आपका प्रकार है, रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। कौन सा, रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय। अब मैं यहीं पर आपको एडिट करके बता देती हूँ, रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में एक बार इसे शेयर ज़रूर कर दें। रीति का मतलब क्या होता है, शैली, किसी काम को करने की शैली, किसी काम को करने का ढंग, किसी काम को करने का तरीका, किसी काम को करने का ढंग या तरीका, ठीक है। और वाची का मतलब होता है कहना, यानी कि ऐसे क्रिया विशेषण अव्यय जो कार्य करने की शैली को, कार्य करने के ढंग को, कार्य करने के तरीके को बताएं, या कार्य करने के ढंग, कार्य करने के तरीके, कार्य करने की शैली का बोध कराएं, उन्हें हम कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे, कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे, रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे, ठीक है। रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय, रीति का मतलब होता है शैली, ढंग, तरीका। तो रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय वो होंगे जिससे किसी कार्य के होने की स्थिति का बोध होगा, किसी कार्य के होने के ढंग का बोध होगा, किसी कार्य के करने की शैली का पता लगेगा कि वह कार्य किस शैली में किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, किस ढंग से किया जा रहा है, किस स्थिति में किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ, इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। इसमें मैंने सारे क्रिया विशेषण अव्ययों को इंक्लूड किया है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखना, यहाँ से अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका क्रिया विशेषण अव्यय से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी हम मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय किसी कार्य के होने की स्थिति का ज्ञान कराते हैं, वे रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे धीरे, जल्दी, मंद मंद, अलग, तेज, कुशलतापूर्वक, अचानक, ध्यानपूर्वक, सहसा, एकाएक, आरामपूर्वक, श्रद्धापूर्वक आदि। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको यही एग्जाम्पल सभी मैं एक ही एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ सकें। जैसे मैंने कहा धीरे धीरे, धीरे धीरे जाओ, ठीक, धीरे धीरे जाओ। तो ये जो धीरे धीरे है हमें ये बता रहा है कि ये जाने की क्रिया है, जो जाने की क्रिया है वो किस ढंग में हो रही है, किस शैली में हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, तेज हो रही है,
या फिर अत्यधिक किस तरीके से हो रही है, ध्यानपूर्वक जाओ। हम कहते हैं ना कि जब कोई छोटा बच्चा जाता है, स्कूल जा रहे हैं छोटे बच्चे, तो हम कहते हैं ध्यानपूर्वक जाना, ठीक है, ध्यानपूर्वक जाना। तो हम कह रहे हैं उनसे कि जो कार्य करने का उनका तरीका है उसको किस शैली में उन्हें करना है। तो जिस तरीके से, जिस ढंग से किसी कार्य करने के ज्ञान हो, किसी कार्य को करने का ज्ञान हो, उसकी शैली का, उसकी स्थिति का और उसके तरीके का हमें बोध हो, तो वहाँ पर हमारा कौन सा क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाची क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे धीरे धीरे जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, मंद मंद खाओ, है ना। तो इस तरीके के जब हमारे पास वाक्य होंगे तो उनमें हमें अगर क्रिया विशेषण अव्यय पूछा जाएगा तो रीतिवाची क्रिया विशेषण हम अव्यय लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 4 प्रकार, कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची, रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय। अब यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिस क्रिया विशेषण अव्यय से किसी काल या समय का बोध हो, काल या समय का बोध हो, तो वो कौन से क्रिया विशेषण अव्यय होंगे, तो वह कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वह क्रिया विशेषण जिससे किसी कार्य को करने की शैली का पता लगे, वह क्रिया विशेषण अव्यय जिससे किसी कार्य के करने की शैली का पता लगे या कार्य के होने की शैली का या स्थिति का पता लगे, तो वह कौन से क्रिया विशेषण अव्यय होंगे, तो आपको ध्यान रखना है रीतिवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। मुझे थोड़ा ना बोलने में दिक्कत हो रही है इस वजह से, और कुछ मैं फास्ट भी बोल रही हूँ, तो अब आराम से बात करते हैं, क्योंकि आराम से इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी जो है डाउन है, ठीक, लेकिन आपको महसूस नहीं होने दूंगी। तो उसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो क्रिया विशेषण अव्यय जिनसे किसी स्थान या जगह का बोध होता है, तो कौन से होते हैं, स्थानवाची, और जिनसे किसी की मात्रा का या परिमाण का बोध होता है वो परिमाणवाची या मात्रावाची भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर पता लगा कि क्रिया विशेषण अव्यय कौन से होते हैं, उनके कितने प्रकार हैं, और सारे प्रकार के बारे में आपने डिटेल में जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो अव्यय का प्रकार है, संबंध बोधक अव्यय। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज कर दूंगी। तो यहाँ पर संबंध बोधक जो अव्यय हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने अभी तक शायद ना पढ़े हों, और पढ़े भी हों तो ऐसे पढ़े हों कि बस चलता फिरता पढ़ लिया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, इरेज कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर आपको ध्यान दिला दूँ कि आप लोगों ने अगर शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी वीडियो देख सकें। वीडियो अगर मज़ेदार लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके नीचे मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है। ध्यान रखना कि आप अगर पढ़ रहे हैं हिंदी तो इस तरीके से पढ़ें कि दोबारा हिंदी को देखने की ज़रूरत ना पड़े। और मैं आपको हिंदी सिर्फ पढ़ाऊंगी नहीं, हिंदी की चीज़ों को आपको रटा दूंगी कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाएँ। आप एग्ज़ाम जब देंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ, हमने पढ़ा था। इस तरीके से हमें पढ़ना है कि एग्ज़ामिनर भी डर जाए, ठीक है। अगर एग्ज़ामिनर के पास में मिसाइल है तो हमें एंटी मिसाइल का प्रयोग करना होगा। ये बात मैं आपसे कहती हूँ कि उसके पास अगर मिसाइल है तो एंटी मिसाइल का प्रयोग कीजिए और एग्जामिनर को दिखाइए कि हम भी आपसे ज़्यादा बिल्कुल शहंशाह हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं संबंध बोधक अव्यय। किसकी? संबंध बोधक अव्यय, ठीक। संबंध बोधक अव्यय, ये जो संबंध बोधक अव्यय हैं इनको हम किस तरीके से समझेंगे, स्टेटमेंट में आपके सामने लिखती हूँ। वे अव्यय शब्द, वे अव्यय या क्रिया विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। वे अव्यय या क्रिया विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ में प्रयोग किए जाते हैं वे क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया
विशेषण संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वे क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इतनी बात ध्यान रखनी है। ऐसे अव्यय या ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ में प्रयोग किए जाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट आप लिखेंगे यहाँ पर, वे अव्यय या क्रिया विशेषण वे अव्यय या क्रिया विशेषण किसी कारक चिन्ह या परसर्ग के बाद प्रयोग किए जाते हैं, वे क्रिया विशेषण कॉमा लगा के संबंध बोधक, नोट कर लेंगे आप, नोट करते जाएंगे साथ के साथ। वे क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। इन दो स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और इसी तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कराने वाली हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। जैसे एग्जांपल हम ले लेंगे, जैसे अब आप समझ पाएंगे कि मैं वहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस क्यों नहीं दे रही थी। जैसे राम घर से बाहर जाओ। ठीक है, राम घर से बाहर जाओ। अब आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। तो संबंध बोधक अव्यय, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय, ये अव्यय के ही प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय कौन से होते हैं? वे अव्यय या क्रिया विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? ऐसे क्रिया विशेषणों को हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है, वे अव्यय या क्रिया विशेषण किसी कारक चिन्ह या परसर्ग के बाद प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंटें अब इनको हम यहाँ इस एग्जाम्पल में फॉलो करते हैं कि किस तरीके से ये इसके साथ में फॉलो होंगी। ठीक है, राम घर से बाहर जाओ। तो हमने यहाँ पर देखा कि पहले हम देख रहे थे क्रिया विशेषण में कि घर, यहाँ देख रहे थे बाहर जाओ, तो हमें पता था कि बाहर क्या है? यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय है। अब यहाँ पर क्या है? राम घर से बाहर जाओ। तो यहाँ हमने देखा कि राम क्या है? एक संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। और ये से क्या है? ये परसर्ग है। तो एक रूल ये फॉलो हुआ कि ऐसे क्रिया विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तो ये क्रिया विशेषण जो बाहर है, ये किसके साथ प्रयोग हो रहा है? राम संज्ञा के साथ में। तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। दूसरा है, वे क्रिया विशेषण अव्यय जो किसी कारक चिन्ह या परसर्ग के बाद प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो से है हमारा, ये क्या है? कारक चिन्ह है, परसर्ग है। कारक चिन्ह को हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कंफ्यूज कर सकता है ये क्वेश्चन, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। आपसे पूछा जाए कि परसर्ग किसे कहते हैं, तो आप अरे यार ये क्या पूछ लिया मुझसे एकदम से, बचपन से हिंदी पढ़ी है और मैंने तो ये सुना ही नहीं परसर्ग क्या होता है, ऐसे बहुत लोग होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम परसर्ग के नाम से जानते हैं। कारक चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये जो ने को है ना, से, के द्वारा, के लिए, पर, ऊपर, में, अधिकरण, और ये सारे जो होते हैं हमारे पास में क्या होते हैं? ये कारक चिन्ह होते हैं। तो ऐसे कारक चिन्ह परसर्ग के नाम से भी जाने जाते हैं। और जब कारक चिन्ह के बाद में हमारा क्रिया विशेषण प्रयोग होगा तो वह कौन सा क्रिया विशेषण कहलाएगा? हमारा संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, कैसे? जैसे बंदर
बंदर छत से कूदा। बंदर छत से अचानक कूदा, ऐसे लिखते हैं, अचानक कूदा। ठीक है, बंदर छत से अचानक कूदा। तो बंदर छत से अचानक कूदा। अब हमने देखा ये जो बंदर है ये क्या है, क्रिया है, क्या है वो, सॉरी संज्ञा है। ठीक है, क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा के साथ में ये क्रिया विशेषण जब प्रयोग होगा तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, संबंध बोधक, क्योंकि इनमें संबंध है, बंदर में और कूदने में तो संबंध है, इसलिए कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय हुआ, संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये जो यहाँ पर बंदर है ये संज्ञा है और से जो है ये क्या है, हमारा परसर्ग है या कारक चिन्ह है। तो यहाँ ये जो अचानक है इसमें कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय होगा, तो संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह उसे ध्यानपूर्वक रखता है। वह उसे ध्यानपूर्वक रखता है। तो यहाँ जो वह है ये क्या है, सर्वनाम है। वह है ये क्या है हमारे पास में, सर्वनाम है। और उसे क्या है, ये उसे, वह उसे, किसी दूसरे व्यक्ति को वह ध्यानपूर्वक रखता है। तो ये जो ध्यानपूर्वक है ये क्या है हमारे पास, क्रिया विशेषण अव्यय है, सॉरी संबंध बोधक अव्यय है। क्या है, संबंध बोधक अव्यय। कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बंदर छत से कूदा, बंदर छत से अचानक कूदा, तो इस अचानक में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है। और अगर आपके ऑप्शन में संबंध बोधक दिया है और साथ में आपके में क्रिया विशेषण भी दिया है तो आप संबंध बोधक अव्यय के साथ में जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि बाहर जाओ, इस वाक्य में जो बाहर है ये कौन सा अव्यय है, तो आपको ध्यान रखना है क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब हम इसको एक टेबल बनाकर अच्छे से समझ लेते हैं। तो टेबल का हम प्रयोग करेंगे और तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, एक साइड में लिख लेते हैं अव्यय, ठीक है, एक साइड में हम लिख लेते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। वीडियो बड़ा हो जाए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप बार बार नहीं देखेंगे, एक ही बार में आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और एक तरफ हम लिख लेते हैं संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए, अव्यय का पहले हमने प्रयोग किया, क्या, धीरे धीरे। ये क्या है हमारे पास में, अव्यय है। और मैं ये कहूँ धीरे धीरे चलो। और एक बात हमें कहनी है, क्या, राम से धीरे धीरे चला जाता है। ठीक है, राम से धीरे धीरे चला जाता है। अब देखिए, अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि धीरे धीरे क्या है, ये क्या है, विकारी है, अविकारी है, क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ये अविकारी है, क्योंकि अव्यय है। और जितने भी अव्यय होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ अव्यय की अगर बात की जाएगी तो धीरे धीरे है। जब क्रिया विशेषण अव्यय की बात की जाएगी तो ये क्रिया की विशेषता बताएगा कि चलने की क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। अगर आपसे संबंध बोधक अव्यय पूछेगा तो इस तरीके से पूरा सेंटेंस देगा कि राम से धीरे धीरे चला जाता है। तो यहाँ पर जो ये धीरे धीरे है ये क्या है, संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि यहाँ चलने की क्रिया का संबंध किससे है, राम से है। और दोनों ही स्टेटमेंट जो मैंने आपको लिखाई थी कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ में प्रयोग होंगे हमेशा संबंध बोधक अव्यय, और कारक चिन्ह के बाद में ये कारक चिन्ह के बाद में आते हैं। अगर कारक चिन्ह नहीं भी होंगे तो हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के साथ में ये प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय में क्या क्या डिफरेंस है। तो ये आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं अचानक। अचानक गिर पड़ा। ठीक है,
अगर आपसे इस तरीके से देगा कि अचानक गिर पड़ा, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो क्रिया विशेषण अव्यय है अचानक में। ठीक है, अचानक में कौन सा अव्यय है, तो क्रिया विशेषण अव्यय है। अब यहाँ कहेगा वह अचानक, या ये कहूँ वह पेड़ से अचानक कूदा, वह पेड़ से अचानक कूदा। अब देखिए अचानक अव्यय है, लेकिन जब किसी क्रिया की विशेषता बताएगा तो क्या बन जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय कि गिरने की विशेषता बताया कि कैसे गिरा, अचानक गिरा। उसके बाद में जब इसका संबंध होगा किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ में, जब ये प्रयोग होगा कि वह पेड़ से अचानक कूदा, तो यहाँ पर वह जो है ये सर्वनाम है और ये जो कूदने की क्रिया हो रही है इसके बारे में इसमें इन दोनों में संबंध है, वह में और कूदने में। तो ये जो अचानक हुआ ये कौन सा अव्यय हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय में डिफरेंस समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आगे ज़रूर शेयर करना और आप लोग थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत कीजिए। मेहनत का मतलब है कि आप पढ़ते तो हैं, इसके साथ साथ में अपने फ्रेंड्स को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो मैं आपके लिए 100% देती हूँ, तो आप भी पूरी श्रद्धा के साथ में हमारे परिवार को बड़ा करने में जुट जाइए। आपके जैसे जैसे सुझाव होते हैं हम उसी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए सब कुछ हैं। जो आप लोग चाहते हैं वह सब कुछ है। जो डेटा हम आपको देते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़ने का प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि हमारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और हम चाहते हैं कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, तो उनको भी चैनल से जोड़िए। तो इसी तरीके से आप लोग भी हमारे साथ में इस एक्सपर्ट ओपिनियन चैनल को अपना परिवार समझकर ही आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाने में, इसको शून्य से शिखर तक ले जाने में हमारी हेल्प आप करेंगे, सपोर्ट करेंगे और आपको शून्य से शिखर तक ले जाने में हम सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से मिलकर हम अपने परिवार को भी बड़ा बनाएंगे और हम अपने गोल को भी पूरा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसी तरीके की आगे वीडियो देखने के लिए आप टॉपिक बता सकते हैं, नहीं तो मैं अपने हिसाब से आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सारी चीज़ें क्लियर करा रही हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।